नमस्ते बच्चों। होपफुली आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना अध्ययन भी नियमित रूप से कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 संस्कृत विषय दीपकम नामक पाठ्य पुस्तक। इस पाठ्य पुस्तक के सभी अध्यायों को करते हुए अध्यायों के पश्चात दिए गए परिशिष्ट भाग 1 के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, या ये कहें कि कुछ अलग अलग प्रकरणों पर बात की गई है, जिसमें से 3 टॉपिक्स की हम चर्चा पूर्व की वीडियोस में कर चुके हैं, लाइक उपसर्ग, प्रत्यय और कारक विभक्ति। इन तीनों की हमने विस्तार से चर्चा करते हुए उन्हें समझा और आज हम इसी परिशिष्ट भाग 1 के अंतर्गत दिए गए अंतिम प्रकरण जो कि है संधि, इसका अध्ययन करते हैं। तो आइए शुरू करें आज का टॉपिक संधि। यह आपके परिशिष्ट भाग 1 पर ही 163 नंबर पेज पर दिया गया है, तो इसे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ क्या कहा गया है? उच्चारण समय वर्णानां परस्परम अत्यंतम सामीप्येन संहिता भवति। अर्थात उच्चारण समय में वर्णों की परस्पर अत्यंत सामीप्येन समीपता से संहिता भवति संहिता होती है। अर्थात उच्चारण के समय में जब वर्ण परस्पर अत्यंत समीप होते हैं तब क्या होता है? तब संहिता होती है। संहिता द्वारा वर्णेषु यत् परिवर्तनम भवति। संहिता के द्वारा वर्णेषु वर्णों में यत् मैंने जो, यत् अर्थात जो परिवर्तन भवति होता है, तत् संधि ही भवति, वह संधि होती है। अर्थात जो वर्णों में परस्पर समीपता है वह क्या है? संहिता है। और संहिता के माध्यम से जब वर्णों में परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि। फिर है संधि ही त्रिविधः। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बच्चों एक चीज यहाँ क्लियर कर दूं कि चूंकि हम शुरू से ही हिंदी, संस्कृत इन सभी विषयों में संधि प्रकरण को पढ़ते आए हैं और शुरू से हमारी ऐसी हैबिट कह लीजिए या ये कह लीजिए कि हमारी कंडीशनिंग इस प्रकार से हुई कि इकारांत अंत होने के कारण हम संधि को स्त्रीलिंग स्वरूपी उच्चारण करते हैं कि संधि होती है, संधि की जाती है। जबकि आपको एक चीज क्लियर ध्यान में रखनी है कि संधि पुल्लिंग शब्द है, संधि होता है। ठीक है। अब आपको हो सकता है ये अजीब लगे, हो क्या सकता है, निश्चित रूप से अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब हम शुद्ध व्याकरण की बात करते हैं संस्कृत की, तो संधि पुल्लिंग स्वरूप माना गया है, इसलिए संधि होता है। लेकिन अभी हम कंफ्यूज नहीं होंगे और हम उसी आधार पर जैसा हम पहले से पढ़ते आए हैं या जिस आधार पर हमने किया है उसी आधार पर हम बात करते चलेंगे, जिससे आप कंफ्यूज भी नहीं हो और हमारा प्रकरण अच्छे से हो जाए। वह आपके याद रखने के लिए है कि संधि पुल्लिंग स्वरूप माना गया है। ठीक। तो स्वर संधि इसमें जो सबसे पहले दी गई, इसमें क्या कहा गया? यत्र स्वरेषु परिवर्तनम भवति। यत्र मैंने जहां, स्वरेषु स्वरों में, परिवर्तन भवति मैंने होता है, सह स्वर संधि, वह स्वर संधि है। हमने कक्षा 7 में भी पढ़ा था स्वर संधि के कुछ भेदों को, तो वहां भी हमने ये परिभाषा पढ़ी कि जहां स्वरों में परिवर्तन होता है वह स्वर संधि होती है। स्वर संधि दीर्घ गुण वृद्धि यन भेदानां परिचयं वयं सप्तम्यां कक्षायां प्राप्तवन्तः। स्वर संधि में दीर्घ, गुण, वृद्धि और यन, इन भेदों का परिचय हमने सप्तम कक्षा में यानी 7वीं कक्षा में प्राप्त किया। आपको यदि ध्यान हो तो 7वीं कक्षा की जो हमारी संस्कृत की पुस्तक थी दीपकम, उसमें दिए गए परिशिष्ट भाग के आधार पे जब हमने संधि को समझा तो स्वर संधि के इन 4 भेदों का वर्णन हम उसमें कर चुके हैं, जिसमें दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण की बात हुई थी। अब ये क्या कह रहे हैं? इदानीम, इस समय, अयाधि संधि पूर्व रूप संधि च जानीम। अयाधि संधि और पूर्व रूप संधि को जानते हैं, यानी यह दोनों भी स्वर संधि के ही भेद हैं, अयाधि और पूर्व रूप संधि। तो इन 2 भेदों को जानते हैं, इन 2 भेदों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करें। सबसे पहले है अयाधि संधि। ए, ऐ, ओ, औ एतेषां वर्णानाम् अनन्तरं यदि स्वरः आयाति तर्हि ए, ऐ, ओ, औ इत्येषां स्थाने क्रमशः अय, आय, औ, आव भवति। इसको ध्यान से समझिएगा, यही इसका नियम है। क्या कह रहे हैं ये
कि ए ऐ ओ औ ये जो 4 वर्ण हैं, ये जो 4 स्वर कह सकते हैं जिन्हें आप, तो ये 4 स्वर या इन 4 वर्णों के पश्चात, अनंतरम पश्चात यदि स्वर आता है, यदि कोई और स्वर आ जाए, यहाँ पे सेम नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है कि यदि कोई और स्वर आ जाए इनसे अतिरिक्त, कि ए के बाद ए ना आकर के ए के बाद अ आ जाए, कोई और स्वर आ जाए, तो होगा क्या, ए ऐ ओ औ को क्रमशः, यानी ए को क्या हो जाएगा ऐ को क्या हो जाएगा आए, ओ को अव और औ को आव। अब देखो एक चीज ध्यान रखें कि ये ए, जो छोटा ए जिसे आप कहते हैं, यह ए आए तो ऐ हो जाएगा, और वहीं अगर बड़ा ए आ जाएगा तो क्या कर देना है आए, उसी का बड़ा स्वरूप। ओ आ जाए तो क्या कर देना है अव, और औ आ जाए तो क्या कर देना है आव। इस प्रकार से आप इसको याद करें कि छोटा स्वर हो तो ए के स्थान पर ऐ, ओ के स्थान पर अव, लेकिन वहीं इनके बड़े स्वरूप आ जाए, अर्थात ऐ आ जाए तो आए और औ आ जाए तो आव। इस प्रकार से आप इसको समझेंगे। अब नियम यहाँ भी दे रखा है, इसको ये कह लें कि थोड़ा सा संक्षिप्त स्वरूप में समझाते हुए हमें यहाँ दिखाया गया कि ए के बाद यदि स्वर हो तो क्या होगा ऐ और स्वर, यानी ये जो स्वर है ये अपने स्थान पर यथावत बना रहेगा, लेकिन जो ए होगा उसको क्या हो जाएगा ऐ हो जाएगा, वहीं ओ होगा तो अब हो जाएगा, स्वर अपनी जगह बना रहेगा। ठीक यही कार्य ऐ हो, उसके पश्चात कोई स्वर हो तो ऐ को तो क्या हो जाएगा आए, और स्वर अपने स्थान पर यथावत बना रहेगा। ठीक इसी क्रम में औ के बाद यदि स्वर हो तो औ को आव हो जाएगा और स्वर अपने स्थान पर यथावत बना रहेगा। तो आइए उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं कि अब यह नियम किस प्रकार से काम करता है। जैसे यहाँ सबसे पहले आपके पास है गले ऊष्मा, गले ऊष्मा। अब यहाँ अगर आप अंत में देखेंगे प्रथम पद के अंत में तो क्या है ए, प्रथम पद के अंत में जो स्वर की बात करें तो ए, उसके पश्चात क्या है ऊ। तो क्या हुआ, हमारे पास कंडीशन अप्लाई हुई या नहीं, पहले तो वो चेक करें कि ए के बाद ऊ, अर्थात ए के बाद ए से अतिरिक्त अन्य कोई स्वर है, निश्चित रूप से कंडीशन लागू हो गई। जब कंडीशन लागू हो गई तो अब हम नियम लगाएंगे इसमें कि ए को तो क्या कर देंगे ऐ कर देंगे, और ऊ का ऊ ही बना रहेगा। अब बनेगा क्या गलयुष्मा। अब कैसे बना, थोड़ा सा इसको और अगर क्लियर करें, आप जब इस गले में से ए को अलग करेंगे तो ल में क्या हो जाएगा, व्यंजन वर्ण आधा हो जाएगा, अपने स्वरूप में आ जाएगा, यानी उसमें से स्वर हमने निकाल दिया। इसको एक बार तोड़ के लिखती हूं मैं, गल ए फिर ऊ और श्मा, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। अब इस ए को तो क्या करना है, इस ए को ऐ कर देना है, यानी ये कट गया है यहां से, ये लो। अब पीछे यहां से कुछ नहीं काटना, ये एज इट इज रखना है। तो अब होगा क्या, इस ल में लकार में क्या मिल जाएगा अ, ये ल पूरा हो गया यानी गल, ठीक। फिर यहाँ पर यकार आ गया और यकार के बाद स्वर क्या है ऊ, तो इस यकार में ऊ स्वर मिलेगा तो क्या बना यू, और फिर पीछे क्या है श्मा, तो ये क्या बन जाएगा गलयुष्मा। इस प्रकार से इसकी सिद्धि होगी। यदि आपको ऐसे समझ नहीं आता तो बच्चों आप अपनी एक रफ नोटबुक या कोई भी ऐसी नोटबुक पास में लेके बैठे जिसमें आप एक एक करके इसकी सिद्धि करें। आप इसका तोड़ने का मतलब कि आप इसमें से व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण अलग करें, फिर आप उसके आधार पे लगा के देखें कि उस स्वर वर्ण के स्थान पर क्या आदेश करना है, यानी क्या लगाना है, और फिर उसका स्वरूप कैसे सिद्ध हो रहा है। तो इस प्रकार से जब आप करेंगे तो आपको यह अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे और देखते हैं। शे अनम, अब इसको अलग करें तो देखिए यहाँ शकार रह गया, ए मैंने अलग कर दिया, फिर पीछे क्या है अ, और एक बार इसको भी मैं अलग लिख देती हूँ नमा, ठीक। अब हमने करना क्या है, इस ए के स्थान पर क्या करना है ऐ करना है, ए के स्थान पर ऐ करना है, ये ए क्या करना है यहां से हटा देना है। तो आप देखें शकार के साथ अ मिलेगा तो श पूरा हो गया, बिल्कुल पूरा हो गया, ठीक। इस यकार में ये पीछे वाला य अ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, य भी पूरा हो जाएगा, य बन जाएगा, और पीछे क्या है नम, तो ये क्या बन गया शयनम, यानी ए के स्थान पर ऐ हो गया, अ का अ ही रह गया। इस प्रकार से इसकी सिद्धि हो जाएगी, क्या हो जाएगी शयनम। ठीक ऐसे ही आगे के आप देखें तो यहाँ क्या है दीर्घ ऐ है, जो हमने इसकी बात की थी, ये दीर्घ ऐ। उसके पश्चात क्या है अस्वर है। अब हमने ये देखा था कि यदि दीर्घ ऐ हो तो उसको क्या करना है आय करना है। पहले हम ए को ऐ कर रहे थे,
अब आई को आय कर देंगे तो क्या बनेगा, अब ये देखिए इसमें से अलग करते हैं, ये वकार अलग रह गया। अब इस ए के स्थान पे सीधा आय लिख दूं मैं एक बार, क्योंकि उसको हटाना ही है और उसके स्थान पर आय लाना ही है। पीछे का एज इट इज रहता है तो एक बार मैं कहीं नहीं लिख रही हूं, ठीक है। आप इसको बनाएं। ये वकार में आ मिला, क्या बन गया, वा। इस यकार में ये अ मिल जाएगा तो ये य भी क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और पीछे क्या है, स्तु, ये स्तु लग गया तो क्या बन गया पूरा, वायस्तु। यानी आई के स्थान पर आय आ गया, अ के स्थान पर अ ऐसे एज इट इज रह गया। उसके पश्चात फिर से देखिए गई। अब यहाँ आई अब लिखोगे नहीं, आप अपनी रफ नोटबुक में पूरा इसको क्लियर करके देखेंगे। गई, इसमें आई के स्थान पे क्या ले आएंगे, आय ले आएंगे, तो आ किसके साथ मिल जाएगा, गकार के साथ, तो क्या बन जाएगा, गा। और फिर जो आई के लिए आय लाए थे उसका यकार है पीछे, उस यकार में अ मिला तो क्या बन गया, य, और पीछे पूरा कह इस प्रकार से रह गया, तो ये क्या बन गया, गायकः। ठीक। फिर है प्रभो इह। अब यहां देखिए स्वर क्या है, ओ। जब आप इस ओ स्वर को अलग करेंगे तो आपके पास क्या स्वरूप की सिद्धि होगी, थोड़ी स्पेस बना दूं ताकि यहां मैं आपको ये समझा सकूं अब, ठीक है। अब देखिए आप, ये प्रभो है, प्रभो में से ये इस प्रकार से हम भकार अलग ले लेते हैं, ओ अलग लिख लेते हैं, पीछे इह लिख लेते हैं एक बार, ठीक। इस ओ के स्थान पर करना क्या है, अब क्या करना है, अब हमने यही पढ़ा था कि ओ के स्थान पर क्या कर देंगे, अब कर देंगे। अब ये प्र, फिर भकार, भकार के बाद क्या हो गया, अ, क्योंकि इसको तो हमने हटा दिया, इसके स्थान पर हम अब ले आए, तो इस भकार के साथ क्या मिलेगा, अ मिलेगा, ये भ पूरा हो गया। फिर पीछे वकार है, वकार के साथ ये पीछे वाला ई मिल जाएगा, क्या बनेगा, फिर वी, और ह एज इट इज रह जाएगा, ये क्या बन गया, प्रभविह। इस प्रकार से इसकी सिद्धि हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखें भो अनम, तो यहाँ भी ओ के स्थान पर क्या ले आएंगे, अब ले आएंगे, अव का अ इस भकार में मिलकर के भ को पूरा करेगा, और अव का जो वकार होगा उस वकार में ये अ मिलकर के व को पूरा करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, भवनम। अब आप इसकी अपने आप करके देखेंगे, आपको यदि ऐसे समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो 2-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी क्लियर हो जाएगा। आप अपनी रफ नोटबुक में इसको संधि का जो पद है उसको युक्त करने का, यानी संधि बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी रफ नोटबुक में एक एक पद को अलग कर ले, पद के जो वर्ण है सॉरी, उन वर्णों को अलग कर ले। वर्णों को अलग करने पे फिर आप नियम को लगाएं कि यहाँ पे इसको ये करना है तो वो हटा देंगे, जब इसको मिलाने लगेंगे तो किसके साथ क्या मिलता चला जाएगा, तो फिर आपके रूप की सिद्धि बड़ी आसान हो जाएगी। फिर आगे देखिए नौ अवतु। अब यहाँ क्या है, दीर्घ औ है, दीर्घ औ को हमने करना क्या है, आव करना है। आपके पास क्या है, यहाँ नकार रह गया, इस औ को क्या कर दिया, अब मैं औ नहीं लिख रही हूँ, सीधा सीधा आव आदेश लिख रही हूँ, ठीक है। पीछे आपके पास ये अवतु है ही। अब क्या करेंगे, इस नकार में ये आ मिला तो क्या बना, ना। इस वकार में ये अ मिला तो क्या बना, व, और पीछे वतु एज इट इज, तो ये क्या बन गया, नावतु। इसी प्रकार से नौ इक। अब इस औ के स्थान पर आव आएगा, नकार में आव का आ मिलेगा तो ना, और ई किस में मिल जाएगा, आव के वकार में मिल जाएगा तो वी बन जाएगा, और ये पूरा क्या बन जाएगा, नाविकः। ठीक है, इस प्रकार से इसकी सिद्धि हो जाएगी। चलिए, ये हो गई आपकी अयादि संधि कंप्लीट। तो इस प्रकार से आप इसको करेंगे, समझेंगे, और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और प्रयास रहेगा कि आपके उन प्रश्नों का उत्तर दिया जाए। फिर आगे है आपके पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि को अब हम करते हैं। इसमें दिया है पदान्तयोः ए ओ वर्णयोः अनन्तरं यदि अवर्णः आयाति तर्हि ए अ इत्यनयोः स्थाने पूर्व रूपम ए एकादेशः भवति। अब अच्छे से समझना ये क्या कह रहे हैं। पदान्तयो, सबसे पहले यही शब्द समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि पद के अंत में, पद के अंत से तात्पर्य है कि अभी देखिए जो हम पहले बात करते आ रहे थे कि वर्णों के बाद, यानी यहाँ पर जो है वर्ण है एक प्रकार से, ये पूरा पद नहीं है। पद किसको कहते हैं, हमने पहले भी बात की थी कि जब एक ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ निकले, जो सार्थक शब्द हो, उसको संस्कृत में पद
कहा जाता है। तो यहाँ ये पद नहीं है, नौ पद नहीं है, भौ भो या गई या शे ये पद नहीं है। ये मात्र हमें जो है वर्ण यहाँ से निकालना है कि ए वर्ण के पश्चात अ है तो ये अय हो जाएगा इस प्रकार से। लेकिन यहाँ हमें क्या कह रहे हैं, पदांतयो, पद के अंत में, कहने का मतलब सीधा सीधा कि ये जो वर्ण है यहाँ पे ये पद है, पूरे 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 पद से तात्पर्य है कि ये अपने आप में शब्द हैं जिनका कोई अर्थ निकलता है। ठीक, तो अब ये कह रहे हैं कि पद के अंत में अगर ए या ओ वर्ण हो, उसके पश्चात यदि अ आता है तो ए और अ इनके स्थान पर पूर्व रूप यानी ए, पूर्व रूप पहले वाला, पूर्व कहते हैं पहले वाले को, तो पूर्व रूप यानी ए का एकादेश होता है। एकादेश यानी एक आदेश हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज जो इन्होंने नहीं बताई है लेकिन वहां आपको करना जरूरी है वो ये कि ये जो अ होगा इसको अवग्रह का आदेश हो जाएगा। अब अवग्रह किसे कहते हैं, ये जो मैंने सिंबल बनाया है इसी को क्या कहते हैं, इसी को अवग्रह कहते हैं, जिसका उच्चारण किसके स्वरूप होता है, इसका उच्चारण अ के स्वरूप होता है। कहीं भी ये आपको लगा हुआ मिल जाए, इसका उच्चारण अ के समानांतर होता है, इसे अर्ध अ कहा जाता है। ठीक है, तो होगा क्या, अब आप देखें ए के बाद यदि अ आ जाए, अब आप अगर यहाँ देखें तो हमने यहाँ भी किया था कि ए के बाद यदि स्वर और उस स्वर में अ भी किया था, जैसे ए के बाद अ, तो यहाँ तो हमने ए का अय किया था, लेकिन यहाँ हमें ये कह रहे हैं कि ए का पूर्व रूप करना है। अब कंफ्यूज हुए, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए आपको मैंने इस शब्द पे टारगेट करवाया था कि यहाँ केवल वर्ण है, वर्णों के अंत की बात हुई, यहाँ पद के अंत में अगर ए है तो उसकी बात हो रही है। तो जो पूरा पद होगा सार्थक शब्द होगा, यदि ऐसे किसी शब्द, ऐसे किसी पद के अंत में ए आ रहा है, उसके बाद फिर अ स्वर आ रहा है, तो ए का एकादेश हो जाएगा, यानी वही पूर्व वाला जो ए है वो एज इट इज बना रहेगा, उसके स्थान पर अय नहीं लेकर के आना है। और एक कंडीशन जो इन्होंने नहीं बताई थी लेकिन मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ कि ये जो अ होगा ये किस में बदल जाएगा, ये इस अवग्रह में बदल जाएगा और इसका जो उच्चारण है वो अ के समानांतर ही होगा। अब यहाँ पे ए की बात हो गई, ठीक यही काम ओ के साथ भी करना है कि ओ के बाद यदि अ आ जाए, यहाँ भी किया था हमने कि ओ के बाद यदि कोई स्वर आ जाए, जैसे यहाँ ओ के बाद अ था लेकिन वहां हमने ओ को क्या किया था, अब किया था, पर यहाँ नहीं करेंगे। फिर वही बात कि यहाँ हमें विशेष रूप से क्या ख्याल रखना है कि पद होना चाहिए, पूरा शब्द एक सार्थक पद होना चाहिए। यदि ऐसे किसी सार्थक शब्द के अंत में ओ आ रहा है, उसके बाद अ आ रहा है, तो उस ओ को हम अब नहीं करेंगे, उस ओ को क्या होगा, एकादेश, पूर्व रूप एकादेश, सेम कंडीशन कि जो वो पद बना हुआ है पहले वाला ही उसका ओ का ही आदेश हो जाएगा। और यहाँ भी एक चीज वही जो एज इट इज यहाँ मैंने आपको बताई, यहाँ भी एज इट इज आपको ख्याल रखना है कि इस अ को क्या आदेश कर देना है, अवग्रह कर देना है, और यह अ के समानांतर उच्चारण होगा। एग्जाम्पल से और समझने का प्रयास करते हैं। पदांत ए होने पर अ क्या हो जाएगा, ये देखो, अब यहाँ उन्होंने बताया नहीं था परिभाषा देते समय, लेकिन यहाँ कर दिया है कि ए के बाद अ हो। अब यहाँ सिंगल ए नहीं है, इस विशेष शब्द को एक साथ लेकर चलना है कि पदांत ए के बाद यदि अ हो तो ए ही रहेगा और अ का क्या हो जाएगा, ये अवग्रह का सिंबल बना देना है। ठीक यही काम पदांत यदि ओ हो तो ओ ही रहेगा और इसके बाद यदि अ हो तो अवग्रह का आदेश कर देना है। ठीक, अब देखते हैं ते अपि। अब ये आप कहेंगे मैडम ये ते पूरा शब्द कैसे है, निश्चित रूप से यह पूरा शब्द ही है क्योंकि इसका अर्थ होता है वह सब। ये सर्वनाम रूपी शब्द है, सह तऊ ते की जब बात करते हैं वह सब के लिए एक एप्रोप्रिएट शब्द आता है ते। तो यह पूरा पूरा पद है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं पद के अंत में क्या है, ए है और इसके बाद अ आ रहा है, तो करना क्या है, ये ते का तो ते रहेगा क्योंकि ए को छेड़ना ही नहीं, पूर्व रूप एकादेशी रखना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ इस ते को एज इट इज बने रहने दो और ये जो अ है इसके स्थान पर क्या कर देना है, ये अवग्रह कर देना है और पीछे पी का पी इसी प्रकार से लग जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, इसको आप प्रोनाउंसिएट कैसे करेंगे, इसको बोलेंगे ते अपि। मैंने आपको यही कहा, इस अवग्रह का उच्चारण भी
अ के समानांतर होता है, इसलिए इसका उच्चारण क्या होगा, ते अपि। ठीक है, ये देखिए पदांत ए फिर अ, तो ए का ए बना रहा और अ को क्या कर दिया, अवग्रह कर दिया। ठीक यही काम सर्वे, सर्वे का मतलब सभी, ये पूरा पद है। अब इस पद के अंत में भी ए आ रहा है, तो यह सर्वे तो सर्वे एज इट इज बना रहेगा। जब कुछ छेड़ना ही नहीं तो हम क्यों वर्ण को अलग करें और क्यों हम इतना क्लियर खिचड़ी पकाए एक तरह से। तो हम एज इट इज रख सकते हैं सर्वे, और अ के बाद अ का क्या हो जाएगा, अवग्रह हो जाएगा। तो इसका प्रोनाउंसिएट क्या होगा, सर्वे अपि, सब भी। ठीक, नमो अस्तु, नमो के अंत में, अब ये नमो पूरा पद है नमस्कार करने के योग में, तो ओ आ रहा है, ओ के बाद अ आ रहा है, तो इस ओ का एज इट इज रखना है, तो कुछ नहीं छेड़ेंगे, तो ये नमो का नमो एज इट इज रह जाएगा और इस अ के स्थान पर अवग्रह का आदेश हो जाएगा, ये हो जाएगा नमो, नमो अस्तु। फिर है विष्णु, और अब ये ओ है, विष्णु एक शब्द है, यहाँ पे विष्णु का विष्णु एज इट इज बना रहा और अ के स्थान पर क्या आ गया, अवग्रह, तो ये क्या बन गया, विष्णु अव। इस प्रकार से ये अयादि और पूर्व रूप संधि जो कि स्वर संधि के भेद के स्वरूप में थी, 4 स्वर संधि हमने पूर्व की सप्तम कक्षा में पढ़ी और 2 स्वर संधि हमने 2 भेद जो है आज पढ़े। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि स्वर संधि के 6 भेद आप पढ़ चुके हैं। और भी होते हैं लेकिन आपके पाठ्यक्रम में इतने ही दिए गए हैं, तो हम एक बार के लिए इतने ही लेकर चलते हैं। अब आपके आगे दिया गया है व्यंजन संधि, जिसकी चर्चा करेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।